हेलो एवरीवन, अभी मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। जो लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो हमारा मंडे से फ्राइडे तक की क्लासेस हैं उसमें हमने पूरी प्रैक्टिस निकाल दी है। आज और होगी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस, और उसके बाद हम स्पोकन पर जाएंगे। स्पोकन में आप लोगों को वोकेबलरी, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, एडवांस स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं मैं वो सिखाऊंगा। साथ ही साथ जितने टॉपिक्स हमने अभी तक किए हैं वो मैं ऐड करूंगा स्क्रिप्ट के अंदर, वहां से आपको नई चीज़ें मिलेंगी। तो अभी का जो ये वीक रहेगा, ये पूरा वीक हमारा प्रैक्टिस पर डेडिकेटेड रहेगा। इसके बाद हमारे कुछ ग्रामेटिकल टॉपिक्स बचेंगे, जैसे कि हमारा मॉडल्स है, एस का यूज़ कैसे किया जाता है, कुछ कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं जितना उतना, इस तरीके से कुछ ऐसे टर्म्स हैं कि फ्यूचर में अंदाजे के लिए जो चीज़ यूज़ होती हैं वहाँ पर मॉडल्स का ही रोल होता है। तो ये बहुत एडवांस चीज़ों में आ जाएगा, वो हम बाद में ग्रामेटिकल टॉपिक्स में भी कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम स्पोकन पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, और जब हम ग्रामर पर भी जाएंगे वो भी वीक में 2 दिन ग्रामर 3 दिन स्पोकन, इसी तरीके से हमारा पैटर्न चलने वाला है। तो अगर आप लोग अपने स्पोकन पर ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन चाहते हो और आप चाहते हो उस पर ज़्यादा मैं फोकस करूं, तो अभी का टाइम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्वेरी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अब इस बोलो के लिए अगर आप चाहो तो हिंदी में बोल सकते हो, टेल मी, स्पीक अप। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है, अगर तुम्हें अपना फ़ोन वापस चाहिए तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। ठीक है, 2 सेंटेंसेस हैं इसमें, और ये पूरा जो सेंटेंस है ये एक कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर तुम अपना फ़ोन वापस चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंस जो टॉपिक है बहुत बोला जाता है, और यहाँ पर वुड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ऑल दो आई थिंक कि जो मेरे क्लास के बच्चे हैं उनको वुड में तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि वुड का हमने बहुत ही प्रोफाउंड टॉपिक कंप्लीट किया है। फिलहाल यहाँ पर अगर तुम्हें अपना फ़ोन वापस चाहिए, अगर तुम अपना फ़ोन वापस चाहती हो, इफ़ यू वॉन्ट योर फ़ोन बैक, ठीक है, तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा, यू विल हैव टू हैव डिनर विद मी। अब यहाँ पर हैव टू हैव क्या है ये, ठीक है, देखो मैं बोलूँ तुम्हें जाना होगा, यू विल हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना होगा, यू विल हैव टू स्टडी। तो यहाँ पर जो एक्शन है स्टडी, गो, हैव एक एक्शन के तौर पर भी यूज़ होता है, जिसका मतलब खाना पीना या होल्ड करना, उस सेंस में भी यूज़ होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर यूज़ किया है, यू विल हैव टू हैव डिनर विद मी, यू विल हैव टू ईट डिनर, यू विल हैव टू टेक डिनर। ऐसे भी अगर आप यूज़ करते हो तो सेंटेंस गलत नहीं है, और यू विल हैव टू हैव डिनर विद मी, ऐसे भी हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा, यू विल हैव टू हैव डिनर विद मी। ये कह रही है अगर डिनर कर लूंगी तो कौन सा मैं इसके साथ रिश्ते में पड़ जाऊंगी। ठीक है, ये भी टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस ही है। ठीक है, देखो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर की बात होती है और एक कंडीशन आ जाती है। जिस क्लॉज में, जिस सेंटेंस के पार्ट में आपने इफ़ का इस्तेमाल करा है, इफ़, व्हेन, व्हेनेवर, सेंटेंस के जिस पार्ट में आपने उसका इस्तेमाल किया है ना, जो वो हिस्सा रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा अगर एक्शन है तो। और दूसरा जो हिस्सा है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग विल, कैन, मे, माइट, शुड, एटसेट्रा कहीं भी जा सकता है। अब जैसे सेंटेंस है, अगर डिनर कर लूंगी तो कौन सा मैं इसका रिश्ते में पड़ जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इफ़ का जो क्लॉज है ये बाद में लिखा हुआ है, आप इसको पहले भी लिख सकते हो कि इफ़ आई हैव डिनर विद हिम। यहाँ पर भी जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, हैव यहाँ पर एक्शन है, मतलब डू छुपा हुआ है यहाँ पर भी हैव के अंदर, कि अगर मैं कर लूंगी, इफ़ आई ईट, इफ़ आई टेक, इफ़ आई हैव, उसी तरीके से। सो इफ़ आई हैव डिनर विद हिम, कौन सा रिश्ते में पड़ जाऊंगी। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा मैं इसका रिश्ते में पड़ जाऊंगी, कौन सा के लिए क्या लगाओ, नहीं, कुछ नहीं है। सिंपल सी बात करो, अगर मैं इसका डिनर कर लूंगी तो हम रिश्ते में नहीं पड़ेंगे। उस तरीके से वी वोंट लैंड अप इन अ रिलेशनशिप। अब सॉरी, लैंड अप इन अ रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। लैंड इन अ रिलेशनशिप का मतलब है कि भाई किसी रिश्ते में पड़ जाना। ठीक है, इसी तरह से एंड का यूज भी किया जाता है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। आई एंडेड अप डूइंग दिस, आखिर में क्या हुआ वो उस सेंस में आता है, एंड अप। लैंड अप का यहाँ पर मतलब है पड़ जाना। ठीक है, सो वी विल नॉट लैंड अप इन अ रिलेशनशिप, हम किसी रिश्ते में नहीं पड़ जाएंगे। इफ़ आई हैव डिनर विद हिम, अगर मैं इसके साथ खाना खा लूँगी, डिनर कर लूँगी। कन्फ्यूजन देखो ये क्रिएट होती है, जैसे मैंने ये बोला कि इफ़ आई डोंट कॉल हिम, अगर मैं उसको नहीं बुलाता हूँ या फिर मैं अगर उसको नहीं बुलाऊंगा, ये किस में जाएगा,
क्योंकि जो टाइप 0 कंडीशनल है उसमें भी पहला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में ही जाता है, और जो टाइप 1 है इसके अंदर भी पहला क्लॉज पास्ट सिंपल में ही जाता है। तो कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकती है कि अगर दोनों में ही इसमें जाएगा तो पता कैसे चलेगी कि टाइप 0 है या टाइप 1 है। पता चलेगा नेक्स्ट क्लॉज से, या तो आपको सेंस ही पता चल जाएगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। अगर फ्यूचर की बात कर रहे हो तो टाइप 1 है, और अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आप उसको कोई पढ़ रहे हो, अभी कोई मेल पढ़ रहे हो, कोई मैसेज पढ़ रहे हो, तो आपको अगले सेंटेंस से पता चल जाएगा। अगर अगले में विल, कैन, मे, माइट, शुड का यूज़ हुआ है तो वो फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, डिनर के लिए पूछा था, डेट के लिए नहीं। इसने कहा डिनर के लिए पूछा था, डेट के लिए नहीं। हिंदी में कई बार इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब काम को कौन कर रहा है, काम को करने वाला आपको नहीं पता। लेकिन जब उसको आप इंग्लिश में बनाओगे, हालांकि कुछ सेंटेंस आप बना सकते हो बिना सब्जेक्ट यूज़ करे भी, लेकिन सारे नहीं बना पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिनर के लिए नहीं पूछा था, सो डिडंट आस्क फॉर डिनर, आप ऐसे बोल सकते हो डिडंट आस्क फॉर डिनर, लेकिन कायदे में सही रहेगा आई डिडंट आस्क, ऐसे। अब इसने कहा डिनर के लिए पूछा था, आई आस्क्ड यू फॉर डिनर, डिनर के लिए पूछा था। देखो आस्क का जो मतलब होता है पूछने के लिए भी होता है, और जब हम किसी से कोई काम करने को कहते हैं उस सेंस में भी होता है, कहने के लिए। ठीक है, कोई किसी काम को, वहाँ पर भी आस्क का यूज़ होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि आस्क का तो मतलब पूछने में जाता है, ये कैसे आ गया, दोनों में जाता है। तो डिनर के लिए पूछा था, आई आस्क्ड यू फॉर डिनर, डेट के लिए नहीं, नॉट फॉर डेट, या फिर नॉट डेट। अब चलें, शैल वी गो नाउ। ठीक है, तो उसने कहा अब चलें, शैल वी गो नाउ। यहाँ पर जो शैल का यूज़ किया हुआ है ना, ये एक समझदारी वाली बात है। इसमें शैल का एक, देखो अगर मैं किसी से कोई परमिशन मांगता हूँ, ठीक है, मैं किसी को सजेशन मांगता हूँ, तो कैजुअल लैंग्वेज में इंग्लिश में वहाँ पर शैल का यूज़ ज़्यादा होता है। अगर मैं किसी को कोई एडवाइस देता हूँ, किसी को बताता हूँ कि तुम ये करो, तुम्हें ना ये करना चाहिए, तो शुड का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा यार वी शुड गो नाउ, या फिर वी शुड लीव नाउ, हमें अब चलना चाहिए, हमें अब निकलना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से शुड वी लीव नाउ ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर शुड की जगह शैल आएगा, शैल वी लीव नाउ, अब चलें, निकलें क्या हम, तो सेंटेंस ऐसे बनाया जाएगा, अब चलें, शैल वी गो नाउ। तुम्हारे साथ डिनर करना और मूक मूवी देखना, मूक फिल्म देखना एक ही बात है। मूक फिल्म मतलब साइलेंट मूवी जिसमें कुछ बोलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये उसी बात में एक टोन मार रहा है कि तुम जब से ये कुछ बोल तो रही हो नहीं, तो तुम्हारे साथ डिनर करना या फिर एक साइलेंट मूवी देखना एक ही बात है। अब यहाँ पर जो ना, नी, ने का सेंस है, ये हम कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और ये बहुत ही सिंपल सी टर्म है, ना, नी, ने। ये चीज़ करना, सुबह जल्दी उठना, वहाँ जाना, ये खाना, इसमें क्या होता है, या तो आप आईएनजी लगा दो, सिंपल जो टर्म है उसमें आईएनजी लगा दो, या फिर होता है कि आप टू लगाओ, आईएनजी मत लगाओ। अगर आप ज़्यादा नोटिस करेंगे तो जो इन्फिनेटिव टर्म होती है, इन्फिनेटिव टर्म मतलब जब हम टू को लगाते हैं आईएनजी नहीं लगाते। टू हैव डिनर, टू गो देयर, टू वेक अप, ये टर्म ज़्यादातर आपको सेंटेंस के बीच में मिलेंगी। ठीक है, स्टार्ट नहीं होगा ज़्यादातर, कुछ जगह मिल भी सकता है, कहीं बाद में बोलो कि सर आपने तो ये गलत बता दिया, कुछ जगह आपको मिल भी सकता है टू से सेंटेंस शुरू हो, लेकिन ज़्यादातर ये बीच में मिलेंगी, और जो जेरेंट फॉर्म होती है उससे सेंटेंस शुरू होता हुआ मिलेगा। आपको ये चीज़ ज़्यादातर मिलेंगी। तो तुम्हारे साथ डिनर करना, हैविंग डिनर विद यू, और मूक फिल्म देखना, एंड वॉचिंग अ साइलेंट मूवी, एक ही बात है, इज़ द सेम थिंग। ठीक है, तो ये दोनों बात एक ही है। ठीक है, सो हैविंग डिनर विद यू एंड वॉचिंग अ साइलेंट फिल्म इज़ द सेम थिंग। ठीक, तुम्हारे साथ डिनर करना और मूवी देखना दोनों एक ही बात है, एक से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कई बार लोग गलती कर देते हैं, इज़ द सेम थिंग की जगह आर द सेम थिंग लगा देते हैं। देखो बात तो एक ही है, तो जब वो कह रहा है कि एक ही बात है तो इज ही आएगा ना, दोनों बातें एक ही हैं, सो बोथ आर द सेम थिंग्स। फिर आप एस लगा दोगे तो आर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इज़ द सेम थिंग का ही हम यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, मैं यहाँ सिर्फ डिनर के लिए आई हूँ, या है, जी है, ये है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में मुझे खुद ये चीज़ अजीब लगती है बोलने में कि भाई चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, या है, ये है, क्योंकि मैंने बहुत सारे तरीके आजमा कर देखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों पर मैंने कोशिश की हुई है, लेकिन इन दी एंड, आखिर में, अब यहाँ पर इन दी एंड और एट दी एंड में भी फ़र्क है। ठीक है, इन दी एंड का मतलब एज अ रिजल्ट, और एट दी एंड का मतलब होता है किसी चीज़ के आखिर में, तो मैंने यहाँ पर इन दी एंड का यूज़ किया है। तो आखिर में क्या होता है, मुझे यही चीज़ पता चली कि भाई
इंग्लिश को सीखना है तो शुरू में तो ये करना ही पड़ेगा, और बहुत ही बेसिक लॉजिक है, बहुत ही बेसिक लॉजिक है। अगर कोई बोलता है कि जी नहीं है ज़रूरत इन सब चीज़ों की, तो अगर आप कोई चीज़ सीखते हो तो स्टार्टिंग में सपोर्ट चाहिए होता है, और ये सपोर्ट वही है। धीरे धीरे आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये सपोर्ट की उतनी ज़रूरत ख़त्म होती चली जाएगी। वहाँ पर बहुत अच्छी बात है। इसके सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा लंबे टाइम तक हो वो गलत है, लेकिन स्टार्टिंग में तो पड़ेगी, तभी आप लोगों को सही एक स्ट्रक्चर मिल पाएगा। वरना गलतियां होंगी और मुश्किल सेंटेंसेस बनाने में आपको समझ नहीं पाओगे कि इसको बनाना कैसे है। तो स्टार्टिंग में इनकी ज़रूरत है, मैं बिल्कुल डंके की चोट पर बोल सकता हूँ। तो चुका है, चुकी है, लिया है, लिया, स्टार्टिंग में तो आपको रखना ही पड़ेगा याद। तो मैं यहाँ सिर्फ डिनर के लिए आई हूँ, इसमें क्या हुआ, या है, ये है का यूज़ हुआ, ठीक है। सो आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आई हूँ, आ चुकी हूँ, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, हैव का यूज़ करा। आई हैव कम हेयर फॉर डिनर ओनली, सिर्फ डिनर के लिए। सो आई हैव कम हेयर फॉर डिनर ओनली, मैं यहाँ सिर्फ डिनर के लिए आई हूँ, तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं, नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, मैं यहाँ सिर्फ डिनर के लिए आई हूँ, आई हैव कम हियर फॉर डिनर ओनली, तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं, नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट। अगर हम यहाँ डेट पर होते तो भी तुम मुझसे बात नहीं करते। ये कौन सा सेंटेंस है भाई, ये टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस है। एक इमेजिनेशन की बात है, हाइपोथेटिकल जा रहा है, और प्रेजेंट फोकस्ड है। मेन चीज़ है प्रेजेंट फोकस्ड। क्लास में मैंने ये चीज़ 100 बार बोली है कि ता है, ती है, ता, ती, इसका बहुत ध्यान रखना है स्टार्टिंग में। तो अगर हम ये करते ना तो ऐसे होता, ये जो टर्म है ता ती पे जो ख़त्म हो रहा है, ये प्रेजेंट को भी फोकस करता है और कई बार पास्ट को भी फोकस करता है। वो चीज़ आपको पता होगी कि जब आप सेंटेंस को बोल रहे हैं तो आप उसको कौन से सेंस में बोल रहे हैं। अगर आप उसको प्रेजेंट के सेंस में बोल रहे हैं तो वो टाइप 2 है, अगर आप उसको पास्ट के सेंस में ले जाकर बोल रहे हो तो वो टाइप 3 है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ डेट पर होते तो ये प्रेजेंट की ही बात कर रहा है। इफ़ वी वर हेयर ऑन डेट, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है तो वर का यूज़ हुआ। इफ़ वी वर हेयर, अगर हम यहाँ होते ऑन डेट, डेट पर, तुम मुझसे बात नहीं करती, यू वुड नॉट टॉक टू मी, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है मैंने इवन इफ। इवन इफ का मतलब क्या है, अगर और भी। जब एक सेंटेंस में दोनों चीज़ें मिले ना, अगर ये भी होता ना, अगर ऐसा भी होता ना, अगर तुम वहां भी जाते ना, तो दोनों जब एक साथ मिलते हैं उस कंडीशन में इवन और इफ दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम। तो अगर हम यहाँ डेट पर होते भी या फिर डेट पर होते तो भी, सो इवन इफ वी वर हेयर ऑन डेट यू वुड नॉट टॉक टू मी, और मुझे चुप रहना पड़ता, ये भी टाइप 2 के सेकंड क्लॉज में ही कॉन्टिन्यू है। एंड आई वुड हैव टू रिमेन साइलेंट, और मुझे चुप रहना पड़ता, आई वुड हैव टू। अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वुड ही है, वुड हैव नहीं है। ये कन्फ्यूजन में बच्चों को आ जाता है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आई वुड हैव टू डू दिस, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो वुड ही है। हैव टू डू समथिंग एक्शन का पार्ट है। सो आई वुड हैव टू रिमेन साइलेंट, तो मुझे साइलेंट ही रहना पड़ता, ठीक है। जब मैंने तुम्हें पहली बार पब में देखा था, जब मैंने तुम्हें पहली बार पब में देखा था, जब के लिए हम क्या लगाएंगे, वैन, और कब के लिए क्या हम लगाएंगे, वैन ही लगाएंगे। फ़र्क क्या है, अगर WH वर्ड के बाद, वैन के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वैन डिड आई सी यू, तो ये सवाल बन जाएगा, मैंने तुम्हें कब देखा था। और अगर मैंने नहीं लगाई हेल्पिंग वर्ब, नॉर्मल सेंटेंस रखा, तो वो जब का सेंस देगा, वैन आई सॉ यू। यहाँ पर डिड छुपा हुआ है सी के अंदर, सो व्हेन आई सॉ यू, जब मैंने तुम्हें देखा था, ठीक है। सो जब मैंने तुम्हें पहली बार पब में देखा था, व्हेन आई सॉ यू इन द पब फॉर द फर्स्ट टाइम, पब में, ठीक है। कायदे में यहाँ पर इसको एट का यूज कर देना चाहिए था प्रेपोजिशन में, व्हेन आई सॉ यू एट द पब। लेकिन अगर आप देखो, इन और एट में बहुत फर्क है। अगर आप किसी सेलिब्रेशन की बात कर रहे हो, पार्टी की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो एट का यूज होता है उस पर्टिकुलर टाइम जो पार्टी हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है। यही फर्क होता है एट दिवाली, एट क्रिसमस, या इन दिवाली, ऑन दिवाली, इनमें ये फर्क होता है। हमने क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पर जब पब की बात हो रही है, पब एक 4 दीवारी का कमरा है जिसकी ये बात कर रहा है। तो जब भी कोई एनक्लोज्ड स्पेस की हम बात करेंगे, स्पेस की, वहाँ पर इन का यूज़ होगा। अगर मैं पार्टी बोलूँ कि पार्टी में, चाहे वो पार्टी क्लब के अंदर ही हो रही है, 4 दीवारी के अंदर ही हो रही है, लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ सेलिब्रेशन की,
पार्टी की, वहाँ एट का यूज़ होता है, एट पार्टी। ठीक, तो बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आती है कि सर इन आएगा, एट आएगा, सीधी सी बात है। ऐसे ही जैसे इन दिवाली का मतलब होता है दिवाली का जो आसपास का टाइम है। ऑन दिवाली का मतलब होता है दिवाली वाले दिन, ऑन द डे ऑफ दिवाली। और एट दिवाली का मतलब होता है जिस टाइम पर मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, दिवाली की पूजा कर रहा हूँ, लक्ष्मी माता की पूजा कर रहा हूँ, या फिर पटाखे जला रहा हूँ, मिठाइयाँ बांट रहा हूँ, वो सारा प्रोसेस एट दिवाली के अंदर आता है। तो जब मैंने तुम्हें पहले पब में देखा था, व्हेन आई सॉ यू इन द पब फॉर द फर्स्ट टाइम, तभी से मैं तुमसे बात करना चाहता था, तभी से के लिए हम क्या बोलते हैं, सिंस देन आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। सिंस और फॉर की खासियत है, ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही काम आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंस और फॉर सारे सेंटेंसेस में काम आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट को छोड़कर। ठीक है जी, फ्यूचर इंडेफिनिट वहाँ पर जब आ गया ना टाइम, मैं अगले महीने से ये करूँगा, मैं कल से वहाँ जाऊँगा, मैं परसों से ये करूँगा, तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया तो वो सेंटेंस में फ्रॉम का यूज़ लगाना पड़ेगा। फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, वहाँ पर हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाकी अगर से का सेंस टाइम में किसी और सेंटेंस में आता है तो वहाँ सिंस या फॉर का ही इस्तेमाल होगा। मैं उसको पिछले 4 सालों से जानता हूँ, आई नो हिम फॉर लास्ट 4 years, तो यहाँ पर मैंने फॉर का यूज़ करा, फॉर 4 years। ठीक, एक सेकेंड। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू।